हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप। तो आज हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। और माइक्रोस्कोप बेसिकली क्लास 12th में जो आपको पढ़ना है वो दो टाइप का होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इस वीडियो में हम लोग ब्रीफ में देखेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका पूरा डेरिवेशन क्या होता है, इसका रे डायग्राम क्या होता है, इसका डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं और उसका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो आप जरूर देखिए। ये वीडियो देखने के बाद ये टॉपिक आपको 100% पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। साथ साथ ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हैंड रिटेन नोट आपको हमारी वेबसाइट में फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप नोट डाउन कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो आपको पता है कि माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है। अगर कोई भी माइन्यूट ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उसको बहुत लार्ज करके दिखाते हैं, नहीं क्लियर कट हमको दिखता है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो ऑलरेडी आप देखे होंगे माइक्रोस्कोप, ठीक है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आपके लैब में मिलता है, आप देखे होंगे। तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को जब आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हो तो बहुत लार्ज दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशन, माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच फॉर्म लार्ज इमेज ऑफ क्लोज एंड माइन्यूट ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज हैं और बहुत माइन्यूट है, बहुत ही छोटे हैं, ऐसा कि हमको नेक्ड आई से वो दिखाई भी नहीं देंगे, उन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप के तहत देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली बायो के लैब में इसका यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप देखिए क्या होता है। अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। यानी इसमें स्मॉल फोकल लेंथ का एक हम लोग लेंस यूज़ करते हैं जो कन्वर्जिंग हो, ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, द इमेज ऑब्टेन्ड इन वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। यानी जब भी हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसके फोकल लेंथ के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, और मैग्नीफाइड मतलब बड़ा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ। आगे देखिए, when the object is at the distance equal to the focal length of the lens। और अगर हम लोग जो लेंस यूज़ हुआ है सिंपल माइक्रोस्कोप में उसके फोकल लेंथ के इक्वल पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो उस केस में जो हमारा इमेज बनता है बच्चों, कहाँ बनता है, इन्फिनिटी बनता है। दैट मीन्स आपको क्या समझ में आया कि अगर बियॉन्ड द फोकल लेंथ यानी फोकल लेंथ के अंदर में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमारा क्या बनेगा, नियर डिस्टेंस प्रैक्टिस बनता है आपका डी पर बनता है, भी हम लोग उसको आगे से डिस्कस करेंगे। और अगर बियॉन्ड द फोकस लेंस यानी अगर फोकल लेंथ के बाहर में अगर आप रखते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इमेज आपका बनेगा वो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट बनता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दो केसेस देखते हैं। दो केस में हमको पढ़ना है कि जब हमारा इमेज क्या बने, क्लियर कट बने और नियर डिस्टेंस डी पर बने। आपको पता है कि डी का वैल्यू कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यानी आप ऐसा एडजस्टमेंट करो ऑब्जेक्ट का कि उसका इमेज कहाँ पर बने, ठीक आपके आई से 25 डिग्री पर, सॉरी 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बने। आपको पता है कि 25 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो क्लियर विजन का डिस्टेंस है। इस केस में हमारा आइज तो बहुत स्ट्रेस्ड होता है। यानी अगर आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो ऑब्जेक्ट आपको बहुत क्लियर कट दिखाई देता है, लेकिन उस समय आँख के ऊपर आपका बहुत ही जोर पड़ता है। नहीं, आपका कुछ देर तक अगर आप देखोगे तो आँख दर्द करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो पहला केस लिए हैं, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर डिस्टेंस पॉइंट, यानी इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब स्ट्रेस्ड आइज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो ये डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ है, मतलब ये पूरा आपको डायग्राम मेन समझना है। सबसे पहले हमारे पास ये सिंपल माइक्रोस्कोप का लेंस है सॉरी। अब इसके सामने एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट से हम लोग दो रेज निकालेंगे, एक पैरेलल रेज निकालेंगे ये वाली। तो देखिए जैसे ये पैरेलल रेज यहाँ पर टकराएगी तो यहाँ पर रेयर मीडियम है, अंदर में लेंस है चूंकि तो डेंसर मीडियम है। जब भी आपको पता है कि रे रेयर से डेंसर में जाती है और टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है। यानी यहाँ पर अगर आप ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते हो बाई चांस तो क्या होगा, इस तरीके से कुछ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। यानी इस रे को ऐसे जानी चाहिए लेकिन ऐसे बेंड हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बैंड होगी और इसको हम लोग बैक साइड सीधा सीधा क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। वैसे ही एक रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधा सीधा निकल जाती है। आपको पता है कोई भी रे जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है वो सीधा सीधा निकल जाती है। और इस रे को भी हम लोग क्या करेंगे, बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे। तो इन दोनों रे को जब हम लोग बैक साइड प्रोड्यूस करते हैं तो ये मान लीजिए यहाँ पर ए डैश पर मिल रहा है। तो ए डैश से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ये प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो फाइनल हमारा इमेज ए डैश बी डैश यहाँ पर मिलता है। समझ में आया। तो यहाँ पर आपका ए बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और फाइनल ए डैश बी डैश इसका इमेज हो गया।
अब हम लोग कुछ एंगल्स को कंसीडर कर लेते हैं। जैसे अगर ये ए बी जो पैरेलल रे गया इसको भी बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे तो इस पॉइंट को हमने ए डबल डैश मान लिया क्योंकि ए डैश था, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हमने एच ओ माना। ये वाला जो एंगल बन रहा है ए बी के साथ और ए डैश बी डैश के साथ उसको हमने बीटा माना। ये जो छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए डैश बी डैश, ये वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ये वाले एंगल को हमने क्या माना, अल्फा माना। अब आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू लेते हैं, इमेज डिस्टेंस को यहाँ पर हम लोग डी ले रहे हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है ये फोकल लेंथ के अंदर में रखा है, यानी इसका जो फोकल लेंथ होगा उसके अंदर में रखा है। तो आपको पता है कि जब अंदर में रखते हो तो इन्हीं नियरेस्ट डिस्टेंस डी पर बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग आई से देखेंगे और यहाँ पर हमको ये फाइनल इमेज ए डैश बी डैश दिखेगा। आई होप ये आपको डायग्राम पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चूंकि इस नॉर्मल चीज़ आप समझ सकते हो कि ए बी को हमने एच ओ माना, तो ये देखिए ये भी हाइट सेम है ए डबल डैश बी, तो इसको भी हमने एच ओ लिख लिया, ठीक है। अब देखिए एक हम लोग फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, उस फार्मूले को भी यहाँ पर नोट करके मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैग्नीफाइंग पावर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा भी चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो को आप देख सकते हो। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीफाइंग को हम लोग हमेशा कैपिटल एम या स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली बहुत सारे बुक्स में आपको स्मॉल एम ही दिखेगा, किसी बुक में कैपिटल एम भी दिखता है, इसलिए मैं दोनों को लिख दिया हूँ। तो मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है भाई कि कोई भी माइक्रोस्कोप या लेंस किसी ऑब्जेक्ट को कितना ज़्यादा बड़ा करके दिखाता है। तो उसके लिए फार्मूला होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज, यानी फाइनल इमेज हमारे पास ये जो बना ए डैश बी डैश, इससे ये जो एंगल फॉर्म हुआ बीटा, और अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, यानी डी डिस्टेंस पर जो रखा हुआ विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, यानी ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके लिए इमेज डी पर बना, डी डिस्टेंस पर बना, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो यहाँ पर कितना एंगल बनाता है, ठीक है। तो इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग बोलते हैं। तो इस फार्मूले को आगे हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पर डी क्या होता है आपको पता है कि 25 सेंटीमीटर होता है, जो नॉर्मल आइज के लिए मिनिमम डिस्टेंस होता है क्लियर विजन के लिए। तो उन सभी बातों को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये आप नोट भी कर सकते हैं, या आप नोट का काम जो करने वाला काम है वो आप वेबसाइट पे जाकर के कर लीजिए। यहाँ पर आप पूरे टॉपिक को पहले अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पेज को टर्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को एटलीस्ट आपको बना के रखना है, क्योंकि आगे के डेरिवेशन इसी डायग्राम के बेस्ड पर है। तो ये डायग्राम अगर आपके सामने रहेगा तो आपका प्रैक्टिस भी होगा और आगे की बातें जो मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ, या आज मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ भी आएगी, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा कि वीडियो को पॉज करके डायग्राम को एटलीस्ट आप बना लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों डायग्राम के थ्रू हम लोग अब देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश, देखिए मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या था अभी, बीटा अपॉन अल्फा था। तो अल्टीमेट हमको बीटा का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो बीटा का वैल्यू कौन से ट्रायंगल में हमने बीटा एंगल को लिखा, ए डैश बी डैश सी डैश। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक बार मैं आपको टर्न करके दिखा देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना हो। देखिए ये बीटा एंगल कौन से ट्रायंगल में है, ए डैश बी डैश सी में। तो एक बार हम लोग ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। और अल्फा एंगल कौन से ट्रायंगल में, ए डबल डैश बी डैश सी। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेंगे, एक बार हम लोग बीटा लेंगे, एक बार अल्फा लेंगे। और जो ट्रिग्नोमेट्री का जो जनरल रूल है जो आप क्लास 10 में पढ़े हो, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर उस ट्रायंगल को अगर हमने लिया तो ए डैश बी डैश सी में, तो tan बीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना, ए डैश बी डैश है, अपॉन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो बड़ा वाला ट्रायंगल था। वैसे ही अगर हम लोग जो छोटा वाला ट्रायंगल था ए डबल डैश बी डैश सी में, तो वहाँ पर अगर हम लोग tan अल्फा लेंगे तो ए डबल डैश बी डैश बाई डी आएगा। और आपको पता है डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि ए डबल डैश बी डैश को हमने क्या लिखा है, एच ओ लिखा है, और एच ओ किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो इसको हम लोग ए बी बाई डी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक एजम्पशंस होता है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा बीटा और बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो उस कंडीशन में बच्चों हम लोग tan बीटा को बीटा लिख सकते हैं और tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं। ये सिर्फ दो केसेस में होता है, आपको याद रखना, मैं बार बार याद दिलाता हूँ। अगर tan अल्फा tan बीटा है तो वहाँ पर भी हम लोग अल्फा बीटा लिख सकते हैं, और sin अल्फा sin बीटा है तो वहाँ पर भी हम लोग अल्फा बीटा लिख सकते हैं। यानी sin और tan को हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। किस केस में, जब ये दोनों एंगल बहुत ही छोटे हों। तो ये एंगल बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर उसके हिसाब से हम लोग लिखें तो tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। तो अब ये क्या बन गया, बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई डी हो गया। वैसे ही tan अल्फा का वैल्यू कहाँ गया, हाँ tan अल्फा का वैल्यू आपका ये है,
ठीक है। तो tan अल्फा की जगह हम लोग अल्फा लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बीटा और अल्फा का वैल्यू आ गया। अब हम लोग मैग्नीफाइंग पावर आराम से निकाल सकते हैं। तो मैग्नीफाइंग का फार्मूला अभी मैं आपको बताया, एम इज इक्वल क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा, यानी वर्चुअल एंगल फॉर्म्ड एट इमेज अपॉन वर्चुअल एंगल फॉर्म्ड एट ऑब्जेक्ट, यानी इमेज के साथ जो वर्चुअल एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा आपको ऑब्जेक्ट के साथ, इन दोनों के रेशियो के क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। तो अब हमारे पास बीटा का भी वैल्यू है, अल्फा का भी वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू हम लोग इन दोनों जगह से पुट करेंगे तो फाइनल देखिए आपको क्या मिलता है। तो देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पर अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बीटा का वैल्यू आपका ये है और अल्फा का वैल्यू करना है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दिस अपॉन दिस करोगे तो डी डी आपका कट जाएगा, क्या बचेगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो वही मैं लिखा हूँ, यानी बीटा की जगह हमने बीटा का वैल्यू रखा, अल्फा की जगह अल्फा का वैल्यू रखा और उसको कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर एम कितना आया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आ गया। अब आपको एक चीज़ और पता है और इसको मैं डेरिवेशन भी करके आपको प्रूफ किया था कि जो बच्चों ए डैश बी डैश का वैल्यू होता है वो वी बाई यू के बराबर होता है, यानी इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसको मैं कुछ वीडियो में इसको मैं प्रूफिंग करके भी आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। और ये कैसे होता है, ड्यू टू सिमिलर ट्रायंगल होता है, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने इसको प्रूव किया था। तो आपको ये याद रखना है, इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ऑलरेडी ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो भाई प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको मजा आएगा। अब यहाँ पर हम लोग थिन लेंस फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। आगे कॉन्सेप्ट में क्या, हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ गया, अब थिन लेंस फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो थिन लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हमको क्या करना है, बोथ साइड v से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम लोग बोथ साइड v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v/v माइनस v/u और इक्वल टू v/f हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हैं, बात को समझते जाइए। अब देखिए ये v आपस में कैंसिल आउट करके 1 हो जाएगा और v/u के हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए a डैश b डैश अपॉन ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं क्या बताया हूँ कि v/u को a डैश b डैश अपॉन ए बी लिख सकते हैं और a डैश b डैश अपॉन ए बी किसके बराबर, m के बराबर। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आएगा ये m के इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा गया है भाई, क्या लिखा गया है कि v/u आपका m के इक्वल हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो इमेज बन रहा है वो तो v पे बन नहीं रहा है। v को हमने यहाँ पर इमेज के अकॉर्डिंग क्या ले लिया, d ले लिया और d कहाँ है, लेफ्ट है। तो हम लोग यहाँ पर v की जगह माइनस डी यूज़ कर सकते हैं। तो v की जगह हमने माइनस डी यूज़ किया। अब ये m को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। तो इस तरीके से m इज इक्वल टू 1 + d/f हो गया। यहाँ पर d का वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगा। f क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, जो भी आप माइक्रोस्कोप में लेंस यूज़ कर रहे हो उसका फोकल लेंथ क्या आपको पता ही होगा। और इस तरीके से अगर आप डी का वैल्यू, एफ का वैल्यू रखोगे तो आप उस माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर आप निकाल सकते हो। भाई मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है कि अगर जो माइक्रोस्कोप है वो हमें ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखाएगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कितना बड़ा करके हमको उसका इमेज शो करेगा। तो इस तरीके से हमने ये स्ट्रेस्ड आइज के लिए देखा या मिनिमम डिस्टेंस डी के लिए देखा। अगर हम लोग इमेज को फोकल लेंथ पर रखें तो जो इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा तो उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, या उसको रिलैक्स्ड आइज भी बोलते हैं। तो रिलैक्स्ड आइज के लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं केस सेकंड, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एंड इन्फिनिटिव, या इसी को रिलैक्स्ड आइज भी बोलते हैं। यानी अगर हम लोग इमेज को आराम से देखें, वैसे भी आप देख सकते हो जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे दूर होता है तो जब आप आँख से देखते हो भले वो आपको धुंधला तो दिखाई देता है लेकिन आपकी आँख पर जोर नहीं पड़ता, यानी आपका आँख दर्द नहीं करता है। इसी को रिलैक्स्ड आइज बोलते हैं। तो रिलैक्स्ड आइज ये माना जाता है कि जब इमेज इनफाइनाइट पर हो तो उस समय अगर आप उसको देखोगे तो वो क्या रहेगा, रिलैक्स्ड आइज रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर आप v का वैल्यू यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाए इनफाइनाइट हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट केप्ट एट फोकल लेंथ। और आपको पता है कि v का वैल्यू इनफाइनाइट कब होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पर लिखते हैं। कई बार मैं इसको बता चुका हूँ, रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। तो डायग्राम ऑलरेडी आपके पास है, चलिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। अब ABC मतलब कौन सा ट्रायंगल आपको लेना है, तो ये देखिए ट्रायंगल ABC लेना है। तो यहाँ से हम लोग फिर से बीटा का वैल्यू निकालेंगे और अल्फा के लिए हम लोग यही वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। अल्फा के लिए हमको ये वाला ट्रायंगल यूज़ करना, तो एक बार हम लोग ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे, एक बार ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे। ऑलरेडी एक बार आप कर चुके हो तो अब आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। आई होप कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो ए बी सी में tan बीटा बराबर ए बी बाई यू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देख सकते हो। और आपको फिर से वही बात है कि भाई अगर अल्फा बहुत स्मॉल एंगल है तो बीटा अगर बहुत स्मॉल एंगल है तो tan बीटा की जगह हम लोग बीटा लिख सकते हैं। तो आपका ये बीटा हो गया और ये ए बी बाई यू हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, होप आपको आ रही होगी। अब जैसे कि मैं बताया जो सेकंड ट्रायंगल हम लोग यूज़ करने वाले थे वो कौन सा, ए डबल डैश बी डैश सी। तो वहाँ पर tan अल्फा, और tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा भाई, ए डैश बी डैश बाई डी के बराबर होगा। लेकिन ए डैश बी डैश किसके, सॉरी ए डबल डैश बी के, फिर से मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पर ए डबल डैश बी डैश किसके बराबर, ए बी के बराबर है। तो अगर आप ये वाला ट्रायंगल यूज़ करोगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी डैश अपॉन डी हो जाएगा। लेकिन ए डबल डैश बी डैश किसके बराबर, ए बी, तो इसकी हमने ए बी बाई डी लिख दिया। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको शो भी कर दिया फिर से डायग्राम में। तो tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी बाई डी हो गया। अब फिर वही कहानी फिर से हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे भाई tan अल्फा, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा एंगल है तो उस कंडीशन में tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू ए बी बाई डी हो जाएगा। अब आपके पास अल्फ़ा भी है बीटा भी है, इन्हीं की तो ज़रूरत थी। तो मैग्नीफाइंग पावर आप निकाल सकते हो बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो बीटा की जगह बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का वैल्यू। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो m इज इक्वल टू डी बाई यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर u किसके इक्वल होगा, सॉरी u किसके इक्वल होगा। अब जो ऑब्जेक्ट अभी तक रख रहे थे आप फोकल लेंथ के अंदर में रख रहे थे, अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट चूँकि डिस्टेंस पर हमको इमेज चाहिए तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पर रख रहे थे। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू एफ के बराबर हो जाएगा। तो हमने इसकी जगह एफ लिख दिया। तो यानी अगर रिलैक्स्ड आइज के लिए बात करें या इमेज इनफाइनाइट पर बने उसके लिए बात करें, दोनों का मतलब सेम है। तो उस समय जो सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग का फार्मूला होगा वो एम इज इक्वल टू डी बाई एफ होगा। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद करने हैं। अगर रिलैक्स्ड आइज के लिए क्या है, डी बाई एफ है, और स्ट्रेस्ड आइज के लिए क्या था, इसमें 1 ऐड हो जा रहा था तो 1 प्लस डी बाई एफ था। तो ये दोनों फार्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है। आई होप ये सिंपल माइक्रोस्कोप जिस ढंग से मैं आपको समझाया बताया आपको समझ में पक्का आया होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो वो भी आप हमें बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।